चाहे 1 दिन के लिए, चाहे 5 वर्ष के लिए, आपकी जीवन भर की पेंशन पक्की हो गई और तमाम सुख सुविधाएं पक्की हो गई। लेकिन अगर आप बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, इस तरह के किसी पैरामिलिट्री फोर्स में जवान हैं, अधिकारी हैं, देश के लिए जूझ रहे हैं अशांत इलाकों में, तो जब आप रिटायर होंगे तो आपको कोई स्थायी पेंशन नहीं मिलेगी। आप न्यू पेंशन स्कीम के तहत रहेंगे, जिसमें आप बाजार के हवाले होंगे। अब बाजार में जो मिल जाए सो ठीक, ना मिले तो शिकायत नहीं। यही हाल है अगर आप सरकार के किसी विभाग में मुलाजिम रहे हैं, अध्यापक रहे हैं। आपका सेवा काल जब समाप्त होगा तो आप एक अनिश्चितता के भंवर में खड़े पाएंगे अपने को। इसी की लड़ाई है। इसमें 2 बातें, एक राजनीतिक लोग और कर्मचारियों के बीच में भेदभाव क्यों? सांसद विधायकों को अगर वही पुरानी व्यवस्था लागू है उनके लिए, तो फिर ये कर्मचारियों के लिए ये नई व्यवस्था क्यों? एक। और दूसरी बात, जिस नई व्यवस्था को कोई कर्मचारी स्वीकार नहीं कर रहा, वो व्यवस्था लोकतंत्र में चले क्यों? लोकशाही में, लोकतंत्र में जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, यही ना परिभाषा है। पूरे भारत में हर प्रदेश में चले जाइए, एक भी ऐसा सरकारी कर्मचारी नहीं मिलेगा, ऐसा कोई पुलिस का जवान नहीं मिलेगा किसी राज्य में, ऐसा बीएसएफ का, सीआईएसएफ का कोई जवान नहीं मिलेगा जो इस नई पेंशन व्यवस्था के हक में खड़ा हो, पक्ष में खड़ा हो। तो जब नहीं, कोई भी पक्ष में नहीं, तो ये आई क्यों व्यवस्था नहीं? और आ भी गई तो चले क्यों? हमने संविधान बदल दिया, जाने कितनी बार उसमें संशोधन कर दिए, ये एनपीएस पर अड़ना क्यों? संविधान में भी बहुत सारे व्यवस्थाएं जो समय के साथ लगा देश को कि ये ठीक नहीं है, उनमें परिवर्तन किया। तो फिर एनपीएस क्या है, इसमें परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? ये बड़ा सवाल है। अब जो मुद्दा देश भर में लाखों लाख कर्मचारियों के जहन में सबसे प्रमुख मुद्दे के रूप में स्थापित हो और जिसके लिए संघर्ष चल रहे हों, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, तो स्वाभाविक है उस पर राजनीति भी होगी। और उस संघर्ष और राजनीति का सामूहिक प्रतिफल ये रहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 2 कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का ऐलान कर दिया। एक डेवलपमेंट ये रहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, यानी आम आदमी पार्टी के द्वारा शासित पंजाब में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का ऐलान भगवंत मान ने कर दिया। और आज कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने अलग अलग इस बात को उठाया कि अगर हमारी सरकार आई, चाहे हिमाचल, चाहे गुजरात या भविष्य के अन्य चुनावों में, तो कांग्रेस पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेगी। अब इससे ये लड़ाई का जो फलक है, जो कैनवास है, वो बड़ा हो जाता है कांग्रेस के इस बयान से। तो क्या ये लड़ाई भाजपा वर्सेस विपक्षी दल है? मैं कहता हूं ऐसा मानना भी ठीक नहीं। राजनीति है, लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं। देश के कर्मचारियों के साथ देश के सब दलों को क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? इसमें भी दलीय विभाजन क्यों? भाजपा, कांग्रेस समेत सभी क्षेत्रीय दलों को इस मुद्दे पर एक राय क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इतिहास में ये दर्ज है कि ये पुरानी पेंशन व्यवस्था की विदाई अटल जी की सरकार के समय हुई थी, इसलिए आज भी जब पेंशन का मसला आता है तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का उल्लेख होता है और कड़वे संदर्भों में होता है कर्मचारियों के लिए। तब क्या ऐसा संभव नहीं कि सभी दल एक साथ बैठे, पेंशन के मसले पर एक सर्वदलीय राय कायम हो और जो इस देश के जवान और
सरकारी कर्मचारी चाहते हैं वह उन्हें दिया जाए। क्या ऐसा संभव है? आज मैं इस बात की पड़ताल करने की कोशिश करूंगा, और अगर संभव नहीं है तो फिर क्यों संभव नहीं? तब फिर क्या ये 24 के चुनाव की पेशबंदी हो रही है लोकसभा के? हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा उस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराऊंगा और फिर इस चीज को समझने की कोशिश करूंगा कि जिस चीज को कोई मन स्वीकार नहीं कर रहा वो व्यवस्था टिकी क्यों है, और जिसको सब मान चाह रहे वो व्यवस्था आ क्यों नहीं रही। तब इसको डिकोड करेंगे। जरा रिपोर्ट देख लीजिए। एक के बाद एक प्रदेश की परिधि से निकलते हुए अब 2024 के चुनाव की बिसात पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है पुरानी पेंशन का मुद्दा। और इसी कड़ी में पुरानी पेंशन को लेकर राहुल गांधी ने किया है नया ऐलान। पुरानी पेंशन खत्म कर भाजपा ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया। देश को मजबूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक है पुरानी पेंशन। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की। अब गुजरात में भी कांग्रेस सरकार आएगी, पुरानी पेंशन लाएगी। कांग्रेस देगी पुरानी पेंशन। इस हैशटैग के साथ कांग्रेस के तमाम नेता पुरानी पेंशन के मुद्दे पर मुखर दिखाई दिए। प्रियंका गांधी ने भी गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी पेंशन बहाली का वादा दोहरा दिया। राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में लागू करने के बाद कांग्रेस अब चुनावी राज्यों में पुरानी पेंशन के फॉर्मूले पर फोकस कर रही है। छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारियों की परेशानी समझा और ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया। छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और झारखंड में भी, जहां हमारे साझा सरकार है, वहां भी इसको लागू किया गया है। हिमाचल की जनता से हमने वादा किया है कि सरकार बनती 10 दिन के भीतर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसी प्रकार गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले गैर बीजेपी राज्यों की सरकारें इस मुद्दे को बखूबी रंग दे रही हैं। इधर पंजाब सरकार ने भी पुरानी पेंशन लागू करने का ऐलान कर दिया। पंजाब सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। फिलहाल इस संबंध में व्यवहार्यता और इसके तौर तरीकों पर मंथन किया जा रहा है। कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मेरे सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अगर ये सरकार कर देती है तो ये सरकार कर दे, अगर नहीं करती है तो 2 महीने के बाद जब सरकार बदलेगी तो हम करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भले ही समाजवादी पार्टी का पुरानी पेंशन वाला ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया था, और अब इस पर विपक्षी सरकारों के इस दाव पर बीजेपी की दलील है कि ये चुनावी जुमला है। बहरहाल 2004 में केंद्र सरकार और 2005 में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन पर पर्दा डालकर नई पेंशन स्कीम का पदार्पण किया था, लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि सरकारी कर्मचारी अभी तक इसे अपना नहीं पाए हैं। वहीं नेताओं को अभी भी पुरानी पेंशन ही मिलती है। नई पेंशन स्कीम में भविष्य के मद्देनजर रह रहकर पुरानी पेंशन की आवाज मुखर होती है। अब गैर बीजेपी सरकारें भी पुरानी पेंशन के मुद्दे को धार देने में लगी हैं। 4 राज्यों में लागू होने और दूसरे राज्यों में लागू करने के वादे पर सवाल ये है कि क्या पुरानी पेंशन 2024 में बीजेपी को देगी नई टेंशन। स्वाभाविक है, एक जिस ढंग की स्थितियां राजनीति में दिख रही हैं, उससे मुझे लगता है कि पुरानी पेंशन के मसले पर भाजपा वर्सेज ऑल की स्थिति न बन जाए कहीं 2024 में। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। ओपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ओपी सिंह जी का बहुत स्वागत है। ओंकार नाथ सिंह जी, नेता कांग्रेस, ओंकार जी का बहुत स्वागत है। सैयद मोहम्मद तकी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, तकी साहब का बहुत स्वागत है। विजय कुमार बंधु, अध्यक्ष अटेवा, विजय बंधु जी का बहुत स्वागत है। रणवीर सिंह साहब हैं, महासचिव एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन। बंधु जी, आपसे बात शुरू करते हैं, फिर रणवीर जी के पास जाएंगे, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाएंगे। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गए हैं और पंजाब के लिए घोषणा हुई है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गुजरात और हिमाचल के लिए भी कहा है कि सरकार आई तो।
क्या आपको ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव आते आते ये मुद्दा एक बड़ा निर्णायक मुद्दा बन जाएगा, जिसमें एक राजनीतिक खेमों का, दलों का नहीं, राजनीतिक खेमों का ध्रुवीकरण हो जाएगा? जी, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल का कि आप तो हर समय जनवादी मुद्दे को उठाते रहे हैं और उसी जनवादी मुद्दे में पुरानी पेंशन भी है। और मैं तो आज सर आपको बधाई भी दूंगा, क्योंकि हमारे उस संघर्ष में पहले शुरुआत में आप रहे जब एक राज्य हम बताया करते थे। आज मुझे खुशी हो रही कि कम से कम 4 राज्य हम बता सकते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पहले से चल रही थी। तो हम 1 थे 4 तक आए और हम यकीन के साथ कह रहे हैं कि 2024 के पहले पहले पूरे देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। जैसे आपने राजनीतिक प्रदेश की बात की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तमाम क्षेत्रीय दल, एक देश का राष्ट्रीय दल कांग्रेस, जब सबके सारे लोग पुरानी पेंशन के समर्थन में आ गए, जहां जिनकी सरकारें हैं वो कर दी हैं, उन सारे राज्य सरकारों को मैं बधाई देना चाहता हूं, वहां के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने एक बड़ा फैसला कर्मचारियों के हित में किया है। और कुछ राज्य अभी लगे हुए हैं कि हम इस बात को सोच रहे हैं, विचार करेंगे। तो अभी पंजाब में जैसे मुख्यमंत्री जी का आया, मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूं, और उन्होंने थोड़ी देर कर दी। हमको लगता है और पहले कहना चाहिए, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जब दिल्ली की मेरी 26 नवंबर 18 की रैली हुई थी, माननीय केजरीवाल जी उसमें आए थे और उन्होंने वहां घोषणा किया था। तो लेकिन चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, स्वागत करता हूं। रही बात, अब सवाल ये आ रहा है कि पुरानी पेंशन का विरोध कौन कर रहा है, और अगर जो विरोध कर रहा है इसका मतलब सामाजिक सुरक्षा का विरोध कर रहा है, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था का विरोध कर रहा है, यानी कि देश के जो शिक्षक कर्मचारी देश के विकास में अपना योगदान करते हैं उस योगदान का विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, आपका ट्वीट मैंने देखा था, बहुत अच्छा लगा कि सारे राजनीतिक दल सर्वदलीय बैठक बुला करके इस पर विचार गंतन मंथन करके और एक सामाजिक सुरक्षा इस देश के शिक्षकों कर्मचारियों को दें। और ये कोई नई बात नहीं मांग रहा हूं मैं पिछले 7-8 साल से जब से लड़ाई को लड़ रहा हूं अटेवा ओपीएस के माध्यम से, तब से मैं ये बात कह रहा हूं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में लिख के गए हैं कि ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो व्यवस्था पहले से बनी थी उसको आप न, और चुनाव की बात है, 24 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। 70 लाख कर्मचारी इस बात के लिए मन बना लिया है कि हम वही वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन की बात करेंगे। ठीक है भैया जी, आएंगे दोबारा मैं आपके पास। सरकारी कर्मचारियों की संख्या को केवल संख्या की दृष्टि से नहीं देखते हैं पुराने राजनेता, जो जमीन की समझ रखते हैं और खासतौर पर चुनावी प्रबंधन को जानते हैं। सरकारी कर्मचारी ही चुनाव संचालित कराते हैं, वो इस सत्य को जानते हैं। इसलिए भी राजनीति, अगर खालिश राजनीति की बात करो तो इसलिए भी ये मसला गंभीर हो जाता है। मैं रणवीर सिंह जी के पास चलूंगा। वो एक बहुत पुण्य कार्य कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो तमाम विंग हैं हमारे, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है और तमाम उन सब के जो रिटायर्ड लोग हैं, अधिकारी जवान, सबके संघर्ष का एक अनवरत अभियान चला रहे हैं रणवीर जी। रणवीर जी, यही बात ज्यादा खलती है कि बॉर्डर पर बीएसएफ का जवान शहीद हो जाए तो उसके लिए नियम दूसरे, अशांत क्षेत्रों में पूरा सेवा काल गुजार दे, अपना शरीर गला दे, वो रिटायर हो जाए अधिकारी जवान, उसके लिए नियम दूसरे। और जो ठंडे में बैठ के नेताजी एक बार विधायक हो जाएं, सांसद हो जाएं, वो जिंदगी भर मालपुआ खाएं। रणवीर जी। अग्निहोत्री साहब, टीवी 9 को बराबर ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को जी बराबर उठाते रहे हैं, सरकारों के संज्ञान में लाते रहे हैं, इसके लिए बहुत बेचलूट। पैरामिलिट्री चौकीदारों की भी आपने बात की, बीएसएफ के जवानों की आपने बात की, जो आए दिन शहीद होते रहते। जो पुरानी पेंशन बहाली है, हम उन मुख्यमंत्री जी को भी सैल्यूट देंगे, खासकर कांग्रेस शासित प्रदेशों को। केजरीवाल साहब भी जो है, अभी पंजाब में भी सुसराहट चली है। तो अब सरहदी चौकीदार जो 24 घंटे बॉर्डर पे तैनात है, जिनका भविष्य अंधकार में, जिनकी पेंशन नहीं है, एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा के 2.5 दिन के सांसद को पेंशन और जो 40 साल सेवा दे उनकी पेंशन बंद। संसद को तो साहब सीआरपीएफ ने बचाया था, आपको मालूम है, अगर हमला हो तो संसद नतंग हो जाती। मानव आने वाले 2024 के चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली सरकार के गले की हड्डी बनेगा, सांस बनेगी। चाहेंगे कि सत्ता पक्ष भी अपने कर्मचारियों की ये घोषणा करे, लंबे समय तक
आप देश को इधर उधर में नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तो अर्धसैनिक हूँ, हम किसी पार्टी विशेष के नहीं। लेकिन जो घोषणाएं जो अभी हो रही है, पुरानी पेंशन बहाली, उसका जो सबसे बड़ा योगदान देश में आपका है। मैं 33 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की तरफ से आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने हमें बुलाया, और पैरामिलिट्री चौकीदारों की बात, पेंशन बहाली, चपरासियों की आप बराबर उठाते रहे, बेल्टधारियों की एक सैल्यूट चाहेंगे कि ये। थैंक यू रणवीर जी, दोबारा आएंगे आपके पास। रणवीर साहब दोबारा आएंगे आपके पास। ये बड़ी पीड़ा की बात है, वाजपेयी जी के समय में ही पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था। कौन लड़े थे? भारत का लोकतंत्र के सूर्य पर ग्रहण लगा था, और मैं उस दिन वहां था संसद के भीतर पत्रकार गैलरी में। मैंने वो भगदड़ देखी। भारत का लोकतंत्र बंधक हो जैसी स्थिति में आ गया था, सूर्य पर ग्रहण लग गया था। जान किसने दी? यही पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों ने, जवानों ने। इनके लिए तो कम से कम राजनीतिक चेतना को उदार होना चाहिए था। बेटा शहीद होकर आए तो क्या देश की उसके प्रति को, उसके परिवार के प्रति को फर्ज नहीं? सैयद मोहम्मद तकी, आपके पास आता हूं। पंजाब में जब चुनाव हो रहा था तब आपने कहा था कि यहां सरकार बनेगी तो लागू करेंगे। आप ये इतने महीने इसलिए क्यों टाल दिए? एक प्रश्न ये। गुजरात में का प्रश्न अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि वहां जीतेंगे, सरकार बनेगी तब करेंगे, तो वो एक भविष्यगामी चीज है। लेकिन पंजाब में आपसे उम्मीद ये की जा रही थी, लोग जो इस संघर्ष में थे वो लोग मानकर चल रहे थे कि शपथ के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको शायद गुजरात का इंतजार था कि गुजरात के साथ ही करेंगे, यहां की भी घोषणा क्या? सैयद मोहम्मद तकी। अच्छा, आज मुद्दा उठाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और पंजाब में हमें भी आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं। हाँ। और पंजाब में हमारी ये थी कि हम पंजाब में वो पेंशन लागू करेंगे, और हमने पहले भी घोषणा करी थी चुनाव के दौरान की वो पेंशन बहाल की जाएगी। तो उस चीजों में बेचना हो रही थी, और आज जगह कमल मान जी ने कहा है अपने सेक्रेटरी को, जिसके ऊपर विचार करें और देखें क्या संभावना है, और बहुत ही जल्द आपको ऐलान हो जाएगा वहाँ पंजाब में कि वहाँ की वो पेंशन बहाल हो जाएगी, लोगों को पेंशन मिल जाएगी। और मैं भी एक सरकारी कर्मचारी का पुत्र हूँ, और मेरे परिवार में बहुत सरकारी कर्मचारी रहे हैं। मेरी माता जी को आज पेंशन आती है, तो मैं देखता हूँ कि सम्मान के साथ वो रह रही है। वो पेंशन आती है, उनको किसी डिपेंड नहीं करना पड़ता। वो अपने पिछड़ा खुद बना सकती है, वो अपने व्यवस्था खुद कर सकती है, और कई बार मेरी माता हम लोगों की मदद भी कर देती है। तो जो स्वाभिमान है मेरी माता का, वो उनका जो गौरव है साथ में रहने का, वो मैं देखता हूँ, उसको मैं समझता हूँ। और आज मेरे पिताजी की मृत्यु 2015 में आज मेरी माता जी को पेंशन मिल रही है। उनकी मृत्यु के 7 साल बाद वो सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। तो अगर आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी रहा हो, पेंशन रहा हो, तो आपको लगा होगा कि इसकी क्या महत्व है, इसकी इंपॉर्टेंस है। और आदमी जो है, ह्यूमन जो है, सोशल एनिमल है, एक सामाजिक जानवर है, और वो समाज में रह रहा है, उसको रोज न रोज कुछ चाहिए होता है। तो अगर हम किसी कर्मचारी से उसका पूरा जीवन, जवानी दिए ले रहे हैं, उसको काम करने के लिए पूरा जीवन दिए दे रहा है, कई बार वो शहीद भी हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसका परिवार सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करे, ये सबकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है, और संस्थाओं की जिम्मेदारी। इसके लिए वो अपना पूरा जीवन दे रहे हैं, अपना पूरी जिम्मेदारी दे रहे हैं। ठीक बात है। ऐसा नहीं है कि आप 60 साल तक काम करे फिर नहीं, अब आप बुढ़ापे में हमने आपको छोड़ दिया, अपना खूब कमाइए। ये बहुत गलत बात है, पूंजीवादी की बात है। अगर समाजी परिवेश में देखिए, समाजवाद की बात करिए, तो हमें सबका ध्यान करना, वोट पेंशन हर हाल में बहाल होनी चाहिए सारे राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी। ठीक है सैयद मोहम्मद तकी। मैं ओंकारनाथ जी के पास आऊंगा, फिर ओपी सिंह जी के पास, क्योंकि उनको सबका जवाब देना होगा। ओपी सिंह जी को, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने को था तो प्रियंका जी वहां कैंप कर रही थी, तो अध्यापकों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रियंका जी से मिला, ओंकार भाई, और उन्होंने, प्रियंका जी ने कहा भाई हमारा सपोर्ट करिए, तो उन्होंने कहा कि आप ये अनाउंस कर दीजिए कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। उन अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुझे बताया था कि प्रियंका जी ने कहा कि भाई ये मसला बहुत टिपिकल है, इसमें बहुत चीजें देखनी होंगी, ऑफ हैंड ये तो मुश्किल होगा आप कहना। अभी अखिलेश यादव ने घोषणा की, क्या कांग्रेस को उसके बाद ये लगा कि नहीं ये गलती थी, वहां हमको घोषणा कर देनी चाहिए थी, इस मुद्दे में जान है, ये मुद्दा आगे जाएगा, तो उसने उस कोर्स करेक्शन किया अपने उसमें चिंतन में, और फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ और झारखंड
में लागू किया। ओंकार जी, और आज राहुल जी और प्रियंका जी का जो वक्तव्य आया है कि अगर हम भविष्य में जहां भी जीतेंगे वहां इसको लागू करेंगे, क्या कांग्रेस को अभी इस बात को समझ में आया कि भाई ये मुद्दा लाखों लाख लोगों से जुड़ा है, उनके परिवारों से जुड़ा है, उनके सम्मान से जुड़ा है, इसलिए इस मुद्दे के साथ खड़ा होना चाहिए? ओंकार जी। देखिए अमिताभ भाई, मैं तो पुरानी पेंशन का पक्षधर हूं, क्योंकि मैं एक अधिकारी रहा हूं और मुझे पेंशन मिलती है। मुझे मालूम है कि उस पेंशन का क्या महत्व होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार समझना नहीं चाहती। अभी तक इस नई पेंशन व्यवस्था में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है, किसी कर्मचारी को, क्योंकि अभी 36 वर्ष जब पूरे होते हैं तभी जाके पेंशन मिलती है। तो अभी तो जो पहले के रिटायरमेंट हो रहे हैं उन्हीं का रिटायरमेंट चल रहा है, उनको पेंशन मिल रही है। ये सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि एक समय आता है जी। और एक पर्टिकुलर जीवन होता है, गिरने के बाद कोई 15 साल, कोई 5 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल तक चलता है। अगर वो उसको पेंशन मिलती है तो उसका कितना काम आसान हो जाता है, वो कल्पना वही कर पाता है और कोई दूसरा कर नहीं सकता है। आपने एक व्यवस्था बनाई है, सरकारी कर्मचारी पेंशन मिलने की वजह से ईमानदारी से काम करने का भी प्रयास करता है लोग बेईमान, ऐसी बात नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं है या पेंशन से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन अधिकांश लोग सर्विस में भ्रष्टाचार नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन भ्रष्टाचार करने होता है, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उस समय उनको पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। और आज के इस न्यूक्लियर फैमिली के समय में बच्चे अपने खर्च को तो उठा ही नहीं पाते, माँ बाप के खर्च को क्या उठाएंगे, इसलिए समस्या हो जाती है उनके सामने। तो सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, और जिन भी सरकारों ने किया है उनका साधुवाद करता हूँ, कम से कम उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। जब एक विधायक, जैसा आपने बताया, एक दिन होने के बाद महीने भर, 2 महीने, 3 महीने के बाद उसको एक पेंशन मिल जाती है। आपने 50 पेंशन व्यवस्थाएं कर रखी है, विधवा पेंशन कर रखी है, और भी तरह की पेंशन कर रखी है। तो आप जब इस तरह की पेंशन की व्यवस्था की है तो जो व्यक्ति आपका 36 साल मुलाजिम रहा हो, आपके लिए ईमानदारी से काम करता रहा हो, अगर आप उसके संग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? इसलिए इस बात पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, और सोचना चाहिए कि जो ये बंद किया है उसको समाप्त करें और पुरानी पेंशन को लागू करें। अब ओपी सिंह जी के पास। ओपी सिंह जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अब ये समय आ गया, देश में सारी बातों को अगर एक तरफ छोड़ भी दूं तो भी लोकतांत्रिक मिजाज की कसौटी ये कहती है कि जो चीज जिनके लिए है उनमें से किसी को पसंद नहीं, वो चीज वापस ले लेनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। कृषि कानून उसका एक उदाहरण था। ये नई पेंशन व्यवस्था वाजपेयी जी के लिए तो थी नहीं, न यशवंत सिन्हा के लिए थी। यशवंत सिन्हा तो तब नौकरी छोड़े आईएएस वाली ओपी सिंह जी जब उनकी पेंशन बंद गई क्या, और उसके बाद सांसद वाली पेंशन, उनकी सेहत पे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ा, वो जो कर गए जो करना था। लेकिन मसला ये, जो एक भी आदमी पूरे देश में सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं, कोई पुलिस का जवान ऐसा नहीं, कोई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई बाबू नहीं, कोई कंपाउंडर नहीं, जो कहे कि हमको एनपीएस चाहिए। तो जब कोई नहीं इसके पक्ष में तो ये रहे क्यों? मैं तो कह रहा सारी बहस छोड़ भी दें। लोकतंत्र में जब सब इस व्यवस्था के खिलाफ, तो ये व्यवस्था क्यों रहे? मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही भैया जी। देखिए, ये बात तो अमिताभ जी, मैं आपके विषय पर आता हूँ जी, लेकिन ये बात तो तय है और इस देश का आम नागरिक महसूस कर रहा है कि केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे हमारी सेना हो, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, और चाहे देश का आम नागरिक हो, उसकी सुविधाओं और सम्मान में वृद्धि हुई। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो आपने डिबेट का विषय रखा है, पुरानी पेंशन योजना बहाल, यह व्यक्तिगत रूप से मेरी भी राय है वो बहाल होना चाहिए, और 2004 से 18 साल से लगातार उस पर यह मांग चली आ रही है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जो लोगों ने लागू किया है और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी केंद्र में भी सरकार रही है इन 18 सालों में, और देश के कई प्रदेशों में सरकार रही है। लागू किया, ये ठीक किया, लेकिन कब इसको लागू किया जाए, कैसे लागू किया? जैसे आपने आज आप पार्टी से पूछा कि भैया आपने तो वादा किया, 6 महीने सरकार बीत गई, अब जब नया चुनाव होने का हुआ तो कह रहा है कि प्रोसेस में हमने पंजाब में ला दिया। प्रोसेस का मतलब समझ रहे हैं, 6 महीना साल हो। केंद्र पिछले दिनों लोकसभा में, आप तो काफी जानकार हैं, एक सांसद ने सवाल उठाया था सरकार के सामने कि भाई ये बताइए, सरकार बताए कि क्या वह ओपीएस लागू कर रही है, लागू करने का विचार है या नहीं। सरकार के
वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने यह सदन में जवाब दिया था कि सरकार इस पुरानी व्यवस्था को लागू करने, बहुत दिनों से जो ये मांग चल रही है उस पर विचार कर रही है और यह प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा गया। देखिए, केंद्र सरकार हो चाहे हमारी जहां की प्रदेश सरकार, हमें अमिताभ जी अगर केंद्र में दोबारा सत्ता मिल रही है, प्रदेशों में दोबारा तिबारा मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा देख के नहीं मिल रही, भारतीय जनता पार्टी का काम देख के मिल रही। और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत देने वाले कौन है? इस देश के आम नागरिक हैं, इस देश के सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हो, चाहे केंद्रीय हो, चाहे वो प्रदेश के हो। तो मेरे व्यक्तिगत जहां तक राय है कि ये लागू होनी चाहिए और पुरानी इस मांग पर हमारी पार्टी और सरकार भी विचार कर रही है, लेकिन अभी कोई फाइनल मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता कि लागू होगी नहीं लागू होगी क्या होगी। ये तो 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो पेंशन का ये कह रहे हैं कि साहब हमारी यदि सरकार बनी तो हम लागू करेंगे, हम इसके साथ नहीं है, मेरी सरकार बनी तो हम इसको लागू करेंगे। तो आपने ही तो डिबेट चलाया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मैं उसको इस श्रेणी में नहीं ला रहा हूं, ये भ्रम ना रहे। जो हमारे साथी मुस्कुरा रहे हैं कि देखिए ओबीसी कौन सी बात कर रहे हैं, कहा था ना कि जब चुनाव आता है तो दलों द्वारा सरकारी रेवड़ियां बांटने का प्रयास किया जाता है। मैंने पहले कहा इसको मैं उस श्रेणी में नहीं लाता। ठीक ठीक है, आपने बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन किया था 1 महीना पहले जी कि क्या है रेवड़ियां और क्या है आवश्यकताएं, रेवड़ियां क्या है और आवश्यकताएं क्या। जी बिल्कुल ठीक बात है। आपने खुद कहा था कि अगर इस देश के कोरोना काल में इस देश के 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो यह सरकार एहसान नहीं कर रही, यह सरकार उस आवश्यकता को पूरी कर रही है आम नागरिक के, जिससे वो भूखों नहीं मर सके। अगर इस देश के सारे लोगों को कोरोना का वैक्सीन मुफ्त में लगाया जा रहा है तो यह सरकार कोई एहसान नहीं करी आवश्यकता। तो क्या इस श्रेणी में आता है या उस श्रेणी में आता है कि उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनी, मालूम है कि 1-2 विधायक आने वाले, 70 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा, इसके अलावा क्या दूंगा, टीवी दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा। तो देखिए मेरा मानना ठीक है, मैंने पहले कहा, ठीक है ओबीसी जी उस बहस में आज नहीं जाएंगे, आप इसको इस श्रेणी में नहीं लाइएगा। मेरा मैं तो व्यक्तिगत पहले ही कहा कि मैं इस ओबीसी जी ठीक है, ठीक है, आज आएंगे ओबीसी जी आएंगे आपके और पास। सरकार भी इस पर विचार कर रही है। मुझे लगता है कि 2024 के पहले निश्चित रूप से इस पर केंद्र प्रदेश की सरकारें कदम उठाएगी। मैं तो एक बुनियादी बात पकड़ रखता हूं, इसमें मेरे हृदय में 2 चीजें हैं। एक, मेरा मन उन इस बात से बड़ा आहत होता है कि जो लोग सुरक्षा बलों में हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बलों में हो चाहे राज्य के पुलिस बलों में हो, बड़ी तपस्या करते हैं, जीवन हाथ पर लेकर चलते हैं, नेताओं की सुरक्षा में धूल फांकते हैं, 8-8 घंटे खड़े हैं बाहर, नेताजी अंदर हैं, मीटिंग कर रहे हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। अरे हमारा कुछ फर्ज बनता है कि नहीं देश का। और जब हिंदुस्तान गरीब था तो हम पेंशन देते थे, और जब हमने सुना कि हिंदुस्तान अमीर हो गया तो हमने पेंशन बंद कर दी। जब हम गेहूं बाहर से मांग कर लाते थे, लाल गेहूं, तो हम पेंशन देते थे। यह हमारा नैतिक दायित्व था एक राष्ट्र के नाते। और जब हम बड़े जहाज खरीदने लगे, बड़े बुलेट ट्रेन बनाने लगे और वैभव हो गया, तमाम तरीके के गैजेट्स आ गए और तमाम भव्यता हो गई, तो हमने उनको बाजार के हवाले कर दिया। बाजार अच्छा है, लेकिन हर चीज बाजार के हवाले नहीं हो सकती। हमारा अध्यापक बाजार के हवाले नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार 10 लाख 20 लाख की जो संख्या है, ये जवानों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में ला दीजिए, अध्यापक सरकारी राज्यों के और केंद्र के मिला दीजिए, अध्यापक क्या भ्रष्टाचार कर लेगा भैया बताइए? क्या भ्रष्टाचार कर लेगा? बहुत होगा तो कोई बच्चा अपने घर से गन्ने का रस ले आएगा, कोई शकरकंदी ले आएगा, गुरुजी भिजवाई है घर वालों ने, आप रख लो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं वहां। ये एक मसला है बंधु जी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक रोशनदान खोला है, दरवाजा ना सही लेकिन रोशनदान खोला है। कैसे देख रहे हैं आप इस बात को? बड़ी बात है, छोटी बात नहीं।
देखिए, मैं तो स्वागत करता हूं, और अगर विचार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बात कही, रेवड़ियों की बात कही। सामाजिक सुरक्षा रेवड़ी नहीं है, पहले ये बात को क्लियर कर ले। सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति के जीवन मैंने उसको पहले ही कह दिया, नहीं, वो उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया था विजय जी। और दूसरी बात आपने कोरोना काल की चर्चा की, आपने कोरोना काल की चर्चा की। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जिस दौर में सारी सिस्टम टूट गए, सारी मानवता खत्म हो रही थी, उसी दौर में सफाई कर्मचारी, उसी दौर में नर्स, उसी दौर में डॉक्टर, उसी दौर में पुलिसकर्मी, उन लोगों ने कब किया जब नेताजी लोग अंदर रहे। उस कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा काम सरकारी कर्मचारियों ने किया। उस टाइम में एक बेहतर मौका था कि आप और आपकी सरकार उन कर्मचारियों को तोहफे के रूप में सामाजिक सुरक्षा देते। इससे बड़ा वर्क, इससे बड़ी घटना हमारे आपके जीवन में शायद नहीं थी। ये बड़ा महाप्रलय था। उस दौर में अपनी जान की बाजी लगा करके डॉक्टरों ने, नर्सों ने काम किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने अभी एक बात कही कि 18 साल उनकी रही, 20 साल उनकी रही, ठीक, उन्होंने गलतियां की। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं विनम्रतापूर्वक, आप गलती ना करो। आप भी 8 साल हो गए तो आप ये तोहफा पूरे देश को दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी पूरे देश को तोहफा दें। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि ये कोई आप हमें बख्शीश नहीं देंगे, ये संवैधानिक हक है, हमारी व्यवस्था है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये पेंडिंग वेतन है। उसकी गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है ये पेंशन हमारी पेंडिंग वेतन है। तो आपसे मैं विजय बंधु, ठीक है, आएंगे दोबारा में। रणवीर सिंह साहब, मैं इस बात को लेकर बार बार चिंतित होता हूं कि जो नौजवान अत्याधुनिक हथियार लेके हमारी सुरक्षा के लिए सीमावर्ती इलाकों में तैनात है, उसके मन के एक बड़े हिस्से में अगर ये चलेगा कि कल मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा, बच्चे क्या कैसे करेंगे, और अम्मा का ऑपरेशन कैसे होगा, और पिताजी का चश्मा कैसे बनेगा, तो वो जिस काम के लिए है वो वहां किसी कागज पे मोहर लगाने के काम में तो है नहीं कि भाई ठीक है लगाते रहेंगे मोहर, मन में कुछ चलता रहेगा। वहां तो जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष है। तो रिटायर होने के बाद आप इतना बड़ा संगठन चला रहे हो, देश भर के लोग आपसे जुड़े हैं, क्या मनोविज्ञान रहता है जवान का? बहुत बड़ी बात कही आपने। जहां तक बीएसएफ का सवाल है, मानवर, बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जिसके पास अपनी तीनों विंग्स हैं, चाहे एयर विंग हो, मैरीन विंग हो, आर्टिलरी हो। अब उसको कैसे सीसीएस रूल के तहत उसको जो जवान सालों साल बाहर रहता है, आए दिन छुट्टी के चलते आत्महत्याएं हो रही है, कम छुट्टी है, 100 दिन की छुट्टी का माननीय गृह मंत्री का फॉर्मूला फेल हो गया, आपकी पेंशन नहीं है। आपने ठीक कहा कि उसकी जो वीरांगना है जो घर में है, अकेली है, वो सोचती तो होगी कि भाई मैं अभी 24 में जब पेंशन आऊंगा तो मुझे 4000 मिलेगी या मार्केट रेट से 3000 जो भी मिले। एक बहुत बड़ा सवाल पूरे बर्फीले भूभाग को आईटीबीपी के हिमवीर संभाले हुए हैं, लद्दाख से लेके और उत्तरांचल, उत्तराखंड, आगे चले जाइएगा हिमाचल, और लास्ट कॉर्नर अरुणाचल प्रदेश। सीआरपीएफ के जवान नक्सल बाहुल क्षेत्रों में बराबर आपके जो है जेएनके में प्रॉक्सीवाद से। एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल कि भाई आप जो है ना सरहदी चौकीदारों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री आए दिन दिवाली मनाते हैं, इस बार भी मनाएंगे आए साल दिवाली। हम चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री पैरामिलिट्री के जवानों को या देश के सिविलियन कर्मचारी को एक तोहफा दें। आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करते भूल जाते हैं कि जब आप 370 और 3 तलाक पे तो ले आते हैं तो ये ओपीएस जैसे काले दाग को मिटा दीजिए, जो पिछले आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। 2004 में आपने कर दिखाया और हमें उम्मीदें हैं कि हम इसके अधिकारी हैं पेंशन बहाली के। और आपको एक और चीज बताऊंगा, अभी सेना के साथ बीएसएफ ने एक सैनिक अभ्यास किया 3 दिन पहले। बताइए ना साहब, बीएसएफ के जवान को लड़ाई जब शुरू होती है उससे पहले तक बीएसएफ को मालूम है कि वो पहाड़ी हमारी है, वो पेड़ पाकिस्तान की तरफ, वो नाला इंडिया का है। भारतीय सेना बीएसएफ की मदद लेती है तो बीएसएफ के बांकुरों को आप कैसे जो है, कैसे सीआरपीआई की भी, पीएसएस भी। आपको मालूम है कि हमारी एक ड्रेस, एक और एक गंभीर विषय मैं आपको बताऊंगा कि जब से हमारी, पहले हम खाकी पहनते थे, खाकी ड्रेस, जब से ये कॉम्बैट हुई है, कॉम्बैट ड्रेस हुई है, तो लोग सोचते हैं कि ये सेना का जवान। एयरपोर्ट पे सुरक्षा कर रहे लोग, आम लोग सोचते हैं फौजी होगा, मिलिट्री वाला होगा, सेना का जवान होगा, लेकिन वो पैरा मिलिट्री है। हमारा ये जो खाकी से कॉम्बैट करना, हमारी एक पहचान मिटा दी गई। हम जो है ना इसकी गुहार माननीय आपके चैनल के माध्यम से हम जरूर बताना चाहेंगे
3 सितंबर 2021 को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला और हमने कहा कि सर आप तो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, तुझे आधे अधूरे पैरामिलिट्री के जवान। सर आपको एक और चीज बताऊंगा, सेना झंडा दिवस हर साल मनाया जाता, आम लोग डोनेट करते हैं, आप भी करते, पूरा देश करता है, उनके परिवार कल्याण पुनर्वास के लिए सर। लेकिन इस तरह का अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष हमारे पैरामिलिट्री परिवारों के लिए नहीं है। हमने ये गुहार लगाई राष्ट्रपति तक, तो लगता है कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, इसमें बजट की जरूरत नहीं है। जी ठीक बात। मैं रणवीर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और जो ड्रेस और झंडा दिवस जैसे जो मसले हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से और सरकार के नेतृत्व से अनुरोध करूंगा कि उनमें बहुत समय नहीं लगना चाहिए, उनका तत्काल समाधान होना चाहिए। देश के ये जवान, ये बहादुर लोग जो हमारी हिफाजत में लगे हैं, उनको इस तरह की बात उठानी पड़े, ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। ये हमारे लिए डूब मरने की बात है भाई। ये नौबत क्यों आए? इनके मुंह से तो कोई बात निकले ही नहीं, उससे पहले देश को पूरा करना चाहिए। और अब भारत गरीब नहीं है, अगर कोई फाइनेंशियल मसला भी है, जब 70 का दशक देख लिया देश ने, तो अब क्या समस्या है? मैं रोज आंकड़ा देखता हूं, जीएसटी इतने लाख करोड़ आ गई, फिर अगले दिन आता उससे और आगे आ गई। अब वैसे गरीबी तो नहीं है देश में। ताकि साहब, दिल्ली की क्या स्थिति है पुरानी पेंशन पे? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 27 नवंबर 2018 को पहले दूसरे पास कर चुकी थी वोट पेंशन बहाली के लिए जी। और उन्होंने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया कि सरकार के पास प्रस्ताव पेंडिंग, उन्होंने अभी तक उसके ऊपर अपना फैसला नहीं सुनाया या उसको लागू नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी पहले से हमेशा से प्रतिबद्ध है, और ये इस तरह शर्मनाक बात नहीं हो सकती कोई कि हम कहें कि हमारे पास हमारे देश के लोगों के लिए पैसा नहीं है, सैनिकों के लिए पैसा नहीं है, सीआरपीएफ के लिए पैसा नहीं है, पैरामेडिकल फोर्सेस के लिए पैसा नहीं है। इस तरह शर्म की बात नहीं हो सकती। जब पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, तो यही भाजपा की गरीबी, देश में वातावरण ऐसा हो गया है, देश के अंदर इसका आप उसको फैलाइए और अपना ये प्रचार करने लगे थे। लेकिन जो राष्ट्रवादी माहौल की बात करते हैं, लेकिन ये खुद जो है राष्ट्रवाद के नाम पर अंदर से खोखले हैं, क्योंकि इनको सैनिकों की शहादतें जो है वो चुनाव में भुनाने काम करते हैं, लेकिन शहीदों के लिए काम नहीं करते। पूछे इनसे कि सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो रहे पुलवामा में, क्या उनको पेंशन मिली, उनके परिवार को सहायता मिली? जो लोग जाकर के फोटो खिंचा रहे चुनाव के दौरान, उसके बाद किसने पूछा उनको क्या हुआ उनके साथ? और सुनिए, कोरोना के दौरान जो लोग काम आए, वो सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा काम आए, पुलिस वाले, डॉक्टर, नर्सेज, इन सबके लोगों ने भी शहादत दी। मेरे परिवार के लोग जो सरकारी कर्मचारी थे, मेरे दोस्त, वो शहीद हो गए डीएम ऑफिस में, उनको मृत्यु हो गई कोरोना से। डीएम ऑफिस में जॉब करते करते मेरे खुद के बुआ के लड़के जो है वो बहराइच में डीएम ऑफिस में पोस्टेड थे, कोरोना की ड्यूटी में रिपोर्ट बनाते थे, वो कोरोना। मोहम्मद तकी, रुकिएगा, मैं जरा जवाब ले लूं। ओपी सिंह जी, ये आम आदमी पार्टी ने प्रश्न उठाया कि जो लोग पुलवामा में शहीद हुए अर्धसैनिक बल, उनके परिवारों को पेंशन की सुविधा मिली या नहीं मिली, और उनके देखरेख की व्यवस्था कैसे हो रही है? अमिताभ जी, शायद उनको जानकारी पूरी नहीं है। पुलवामा नहीं, जहां भी हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके परिवार को केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है। प्रदेश की सरकारें जहां हमारी उन्होंने दिया है, उसकी विधवा को पूरा जीवन पर्यंत पूरा वेतन और पेंशन मिलता है। उनके अरे सुनो यार, पता नहीं है, सुन लो, अरे सुनो यार, कितनी शर्म की बात है। अरे सुनो भाई, सुन लो, आज की डेट में तावादा नहीं। अरे शर्म मालूम है यार कि केजरीवाल झूठी पार्टी का प्रवक्ता हो, सुनने को तैयार नहीं। आप जाकर के पता करो कि पुलवामा में जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार को आर्थिक सहायता, पेंशन, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था, उसके अलावा उनके परिवारों को एक नया पेट्रोल पंप या उनको कोई तरह की सुविधा दी गई है जो आजीवन उनको उसका लाभ मिल सकता है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके यार? 8वें पे कमीशन को आप ला नहीं रहे, आप 8वें पे कमीशन को क्यों ला रहे हैं? 7वें पे कमीशन में सबसे कम आपने पदोन्नति दी, सबसे कम सैलरी बढ़ाई आपने सिर्फ 7-8% लोगों की सैलरी बढ़ाई, ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ाई आपने, जबकि इससे पहले 40% सेना की जितनी सुविधाएं इस 8 वर्षों में बढ़ाया है, किसी सरकार ने नहीं बढ़ाई। आज सेना अपने को बड़ा महसूस कर रही है। आज उनका वेतन, उनकी सुख सुविधा, उनका रख रखाव उनके परिवार के लिए, और जो सीमा पर शहीद होते हैं उनके परिवार को जाके आप पता करो तो डिबेट लो, आप पता करो। एक
दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। ओपी सिंह जी आप भी रुकिए, मोहम्मद तकीर रुकिए, मोहम्मद तकीर ठीक है, ओंकार जी, ओपी सिंह जी अभी रुकिए, एक मिनट, मैं जरा एक सेकंड के लिए फिर ओंकार नाथ जी आपके पास आ रहा हूं, रणवीर जी के पास चलता हूं। रणवीर जी, जो जवान शहीद होते हैं उनके परिवार के देखरेख और बाकी चीजों की क्या व्यवस्था है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी क्या नियम है? जैसे 40 जवान जो पुलवामा में शहीद हुए, चाहे गलवान में शहीद हुए, या 76 जवान, बहुत बड़ा हादसा छत्तीसगढ़ में हुआ था, सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे और ये संख्या हजारों में है। सरकार बताए कि इनके परिवार जो है आज किस हालत में है। हम यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अर्धसैनिक बलों के परिवारों की बहुत बुरी हालत है। आपको मालूम है कि पुलवामा के शहीद रावत की पत्नी जो है गुहार लगाती रही उत्तर प्रदेश सरकार से, जब हमने धरना दिया तब जाके उसके 56 लाख जो बकाया 65 लाख थे वो मिले। सर विवेक कुमार सक्सेना वो भी उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि भाई हमें जो जरूरी शहीद परिवार को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात में पहले शहीद परिवार को शहीद राशि मात्र 4 लाख दी जाती है, जो अभी बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ की है। अभी हमारी उत्तराखंड और हिमाचल के माननीय राज्यपालों से मुलाकात हुई पिछले महीने, हमने कहा कम से कम शहीद परिवार, हालांकि शहादत का कोई मोल नहीं होता, कम से कम बढ़ा के उसको राशि को 1 करोड़ किया जाए ताकि उसके जिसने अपने देश के लिए जान न्यौछावर की है उसको उसका हक मिले। लेकिन शहीद परिवारों को नहीं याद किया जाता है, ये मैं दावे के साथ आपके माध्यम से कह सकता हूं। हमने माननीय गृह मंत्री जी से भी गुहार लगाई। मैं कहना चाहूंगा 29 जुलाई 2019 को अमित शाह जी से सिर्फ मुलाकात हुई। पूरा देश है रणवीर जी, पूरा देश आपकी पीड़ा के साथ है, शहीदों के सम्मान के साथ है। ओंकार नाथ सिंह जी, क्या ये एक सामान्य शिकायत रहती है? एक मिनट विजय बंधु, अभी रुक गई। जो लोग ऐसी कुर्बानियां देश के लिए देते हैं, हम फौरी तौर पर तो उनके प्रशस्ति में बहुत कुछ कहते हैं, सिर भी झुकाते हैं, लेकिन कालांतर में मैंने भी ऐसा देखा, उनके परिवारों को ये पीड़ा रहती है कि फिर हमारे आंसू पूछने समाज और राष्ट्र और सत्ता नहीं खड़ी रही। ये एक सामान्य, मैं देख रहा हूं कि मतलब ये मेरे अब तक के पत्रकारी जीवन में ऐसा अनुभव बार बार आया है। ओंकार नाथ जी, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सरकार की कथनी और करनी में देखिए अंतर है। अभी हमारे भाई ओपी सिंह जी कह रहे थे कि सरकार विचार कर रही है पुरानी पेंशन की बहाली के लिए। अगर विचार कर रही है तो अग्निवीर योजना लाने का क्या औचित्य था? नहीं, तब तो नहीं लाना चाहिए था। आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि इनको भी पेंशन मिलती। तो आप अगर ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे जो शो ये करती हो कि आप कुछ करना नहीं चाहते हैं और अपने भाषण में आप जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। देखिए सरकारें किसी की भी हो, मैं यहाँ अपने को बहुत पाक साफ नहीं मान के कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी बड़ी अच्छी सरकार चलाती थी, इनकी बहुत खराब चला रही। गलतियां हमसे भी हुई, ना हुई होती तो आज हम यहाँ पर ना होते। बात है, सरकार में जब भी ये अधिकारी बड़े बड़े जो होते हैं, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भ्रमित करते रहते हैं, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनकी बातों में आ जाते हैं। जिसको प्रधानमंत्री चाहे या मुख्यमंत्री चाहे वो रिटायरमेंट की बात भी एक्सटेंशन पा जाता है, काम करता है, और ये सारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यालय में आपको मिलेंगे, एक में नहीं मिलेंगे। अरे भाई, अगर आप किसी को कर रहे हैं तो आप सबको समान दृष्टि से देखिए। अब आपने एक नियम पारित कर दिया कि हम डेली वेज नहीं रखेंगे। पहले सरकार में साहब परमानेंट में होते थे और डेली वेज पे होते थे। डेली वेज आपने 91 में खत्म कर दिया, तो उसके बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने क्या किया, शिक्षा मित्र बना दिया डेली वेज की तरह। आज वो सरकार के लिए एक नासुर बने हुए हैं, न तो उनको क्या कहते हैं रेगुलराइज कर पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ने मना कर दिया है कि अनक्वालिफाइड लोग हैं। अब आजकल आउटसोर्सिंग का एक समय चल गया है, आउटसोर्सिंग में दुनिया भर के अनक्वालिफाइड लोगों को भर्ती कर लिया जा रहा है। आप उनसे कोई सेंसिटिव काम नहीं करा सकते हैं। क्यों? जैसे चेक काटने का मसला है, आपने आउटसोर्सिंग वाले की जिम्मे दे दिया, उसको क्या चिंता है? 4 साल 2 साल 3 साल रहना, मान लीजिए गबन करके भाग गया, आप क्या करेंगे? कहां दौड़ेंगे, कहां पकड़ेंगे? तो सरकार को अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित करके एक जो परमानेंट सिस्टम बना रखा है, और ये पेंशन व्यवस्था आज नई सरकार ने नहीं दिया, 1947 की बात की, जब ब्रिटिश की सरकार थी वो भी पेंशन दिया करती थी अपने सरकारी कर्मचारियों। तो इसलिए सरकार को गंभीरता पूर्वक इसको समझना चाहिए कि हम जिसको अपने साथ रख रहे हैं 36 साल तक, वो सरकार की ईमानदारी से पैरवी करता है, काम करता है। उसको ये मतलब नहीं कि भाजपा की सरकार है, कांग्रेस के, सपा की, बसपा की, किसकी है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि हर हालत में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो, और पुरानी पेंशन स्कीम जो होती है वो अगर मिल जाती है तो ईमानदारी से और बड़ी दृढ़ता के साथ काम करता है
कि वो नहीं रहेगा तो उसकी पत्नी को भी सुविधा मिलेगी। ठीक बात है। तो ये चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं ओपी सिंह जी के पास चलूंगा एक सुझाव के साथ, बाकी वो उत्तर देंगे बाकी साथियों के वो प्रश्नों का। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यों में और केंद्र के स्तर पर, दोनों के स्तर पर एक ऐसी हाई पावर्ड कमेटी बने, अधिकार संपन्न, जो सिर्फ यही मामले देखे? जिन लोगों ने शहादत दी है, चाहे वो पुलिस का जवान हो, चाहे बीएसएफ का हो, सीआईएसएफ का हो, आईटीबीपी का हो, सेना में तो है व्यवस्थाएं, लेकिन इनका भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शहादत शहादत है मित्र, उसमें छोटा बड़ा नहीं हो सकता ओपी सिंह जी, ताकि उनके परिवार को फिर कहीं दौड़ना नहीं पड़े, कलेक्टर के दफ्तर के बाहर खड़ा नहीं होना पड़े फाइल लेके, कलेक्टर उनके घर जाता रहे, मिलता रहे। ये आपने बात बिल्कुल मानवीय दृष्टिकोण से सही बात रखी, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पहले जानकारी कर लीजिए कि हमारी सरकार बनने के पहले जब सेना में शहीद होते थे तो उनके परिवारों को उनको क्या मिलता था और आज क्या मिलता है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के हो, चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे पीए और चाहे हमारे सेना के जवान हो। शहीद होने के बाद अभी तो मैं कहूंगा तो कहेंगे साहब ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। मैंने पत्रकारिता किया है, दैनिक जागरण जैसे अखबार का ब्यूरो चीफ रहा हूं, तो मेरे ज्ञान थोड़ा तो जरूर होंगे। मैंने उन चीजों को कवरेज किया और हमने लिखा है कि केंद्र सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी है, प्रदेश की सरकार है उसने क्या सुविधाएं दी है और उसके परिवार को क्या क्या मिला। ये सारी चीजें आप ये मान के चलिए कि शहीद होने वाले परिवारों को आज इतनी पर्याप्त सुविधाएं मिलती है कि कम से कम अगर वो नौजवान शहीद हो रहा है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे आजीवन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति वो 10-5 लाख वाला नहीं रह गया, अब वो स्थिति 1 करोड़ 2 करोड़ वाली हो चुकी है। कम से कम एक परिवार के शहीद होने पर उत्तर प्रदेश की सरकार 50 लाख देती है। अभी कल ही एक जवान हमारा शहीद हुआ है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 50 लाख दिए और आजीवन वेतन और पेंशन उसकी विधवा को मिलता है। उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था फ्री होती है। दो बातें हमारी थोड़ा सा अल्प ज्ञान है, मैं उसको समझना चाहता हूं। 2004 में आपने कहा कि 1 अप्रैल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो एनएसपी लागू की गई, उसके बाद सरकार चली गई। फिर 2014 तक किसकी सरकार थी? क्या 10 साल में जो लोग आज उसकी पैरवी कर रहे हैं कम से कम एक ने काम ये कर दिए होते, उसको बाहर कर दिए होते। एक साल हुआ, आप बैठे हो, आप करिए 2 साल 10 सेकंड बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं समझ दीजिए, आप जो है बैठे हुए आप लागू करिए, मैं स्वागत करूंगा। लागू करिए, पीछे क्या हुआ मुझे समझ। अरे सुनिए भैया, लागू करेंगे आप साथ चाहिए। आज आप सत्ता में बैठे, आप लागू करिए, मैं स्वागत करूंगा आपका, मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, विचार हो रहा है, आप भी 8 साल के हैं, आप भी मुझे अपनी बात, आप 2 बार कह चुके हैं, आपको स्वागत है। अरे सुनो यार, जो आपको तकलीफ है वह तकलीफ जो है हमको भी है, आपको सबको, आप अपनी बात कर चुके हैं। अब मेरी बात, एक मिनट विजय जी, उनकी बात आ जाएगी, फिर आप बोलेंगे। विजय जी उनकी बात, जी ओपी सिंह जी। जो उत्तर प्रदेश के लोग शहीद हुए थे, अभी 1.5 साल पहले उनका सम्मान समारोह हम लोगों ने किया था। उत्तर प्रदेश के पुलवामा में जो शहीद हुए सारे लोग आए थे और एक बेवा रोने लगी, किसी को कुछ नहीं मिला, की गई थी स्मारक बनाने की, वो स्मारक नहीं बना और उसने अपने गहने बेचकर स्मारक बनाई इज्जत बचाने के लिए अपने पति के उत्तर प्रदेश का खेल है। 13 लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा जो घोषणा हुई पूरा नहीं, मुझे सरकार से आपत्ति नहीं, लेकिन सरकार सेना के लोग जो शहीद होते हैं वो हमारे भी आपके हैं, पूरे देश के हैं, उनके साथ ऐसी कोई नाइंसाफी नहीं। उनकी घोषणा हो, उनके द्वार पर चीजें मिले और अभी फिर जिम्मेदारी कराओ, अभी भी नहीं मिला है, अभी भी नहीं मिला। बोल चुके हो, ठीक है, रुक जाओ विजय जी। जी अमिताभ जी, कल आप डिबेट चलाएं न चलाएं, कल मैं आपके व्हाट्सएप पर भेजूंगा कि जो सैनिक शहीद हुए हैं उनका स्मारक, उनका चित्र, उनका जो है प्रतिमा किसने बनवाई है, उनके नाम तक, उनके घर तक सड़क किसने बनवाई है, जो भी सरकारी योजनाएं आसपास में लागू हुई किसने किया, ये मैं आपको सचित्र भेजूंगा। दूसरी बात, आप सेना की बहादुरी की आज चर्चा हो रही है, पैरामिलिट्री फोर्स की चर्चा हो रही है, लेकिन उन लोगों से पूछिए कि सेना को हतोत्साहित करने वाले, सेना के सौर पर सवाल खड़ा करने वाले, सेना से बहादुरी का सबूत मांगने वाले वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि हमें सबूत चाहिए कि सेना ने जो है सर्जिकल
और वो एयर स्ट्राइक ठीक है ओपी सिंह जी, अब समय कम है, ओपी सिंह भाई समय कम है कि ये जी, केंद्र की सरकार ठीक, खून की दलाली कर रही आप है, झूठ इस बहुत सेना का बोलते हैं। मनोबल गिराने जब का काम झूठ इस देश बोलते में हैं तो किसने किया, सबूत तो मांगे और इस जाएंगे। देश में सेना तो का उसे मनोबल बढ़ाने का कहीं काम कहते किसने हैं आपको किया, तकलीफ होगी ये आप स्वयं जब आप जानते सबूत हैं, मांगने की स्वयं बात करते जानते हैं कि सबूत मांग ठीक, रहे ठीक, हैं। मित्र। अरे आप झूठ इतना बोलते हैं, आप जो बयान देते हैं उस बयान को अरे किसी दूसरे का दिखा अरे देते बताइए हैं। भाई अवतार जी, बोलते हैं अवतार जी आलू बताइए, निकलता अवतार जी है, माना था इतने कि नहीं दालों राहुल से तो गांधी सोना ने? निकलता है। अरे भाई बयान आपका खराब भाई नेता क्या रुकना करता होगा, है? रुकना होगा, ओंकारनाथ जी, मैं सबको ये रोक, तो खुद ठीक, इनको पता ठीक, नहीं है, मैं सबको आपको रोकना कहाँ से चाहूंगा, पता सारे होगा? मित्रों को रोकना चाहूंगा, सारे मित्रों को रोकने बात रोकना चाहूंगा। ये अवतार जी राजनीतिक ठीक फैसला है, करिए, ओपी क्या सिंह जी सबूत ठीक, किसी नेता ने मांगा था कि नहीं मांगा था? एक सेकंड ओंकार जी आगे बात, आगे ओपी सिंह जी आगे बात, सबकी आगे बात। एक बात तो शायद विजय बंधु कह रहे थे, और शायद 2 साल पहले जब कोरोना की पहली लहर आई थी और उसने देश को प्रकंपित किया था, तब ऐसे ही एक मंच पर मैंने कहा था कि ये देश के लिए अवसर है जब नेता, अभिनेता, व्यापारी सब छुप गए बिलों में, कोई मारे डर के निकला नहीं, तब सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और कंपाउंडर से लेके और सफाई वाला तक मौजूद रहा। प्राइवेट डॉक्टर बंद करके भाग गए, वो नहीं मिले, ढूंढे, टेलीफोन बंद कर दिया। तब वो सरकारी कर्मचारी था जो कोरोना वार्ड में भी सफाई कर रहा था, अपना जीवन हाथ पर लेकर। राजस्व के कर्मचारी थे जो राशन बंटवा रहे थे, खाना बंटवा रहे थे। तो कोई बड़ा आदमी निकलने को तैयार नहीं था, जिसकी जेब में 4 पैसा था वो निकला ही नहीं। क्या एक कृतज्ञ राष्ट्र के लिए ये जरूरी नहीं था कि हम उनसे कहते कि भाई भूल चूक लेनी देनी, इस विवाद में नहीं पड़ते, किसने बंद की किसने चालू नहीं की, लेकिन अब हम समझ गए कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तरीका सोचिए, सेना का शौर्य सूर्य की तरह है, सब जानते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान से, चीन से, इधर उधर से हमारी लड़ाई होगी तब ना सेना का रोल खड़ा होगा, ठीक बात है, या कभी कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो। लेकिन देश चलाने वालों को सुरक्षित कौन रखता है? देश को सुरक्षित कौन रखता है? बाबू साहब लोगों की हिफाजत कौन करता है? उन्हें कोई पकड़ ना ले जाए, मारपीट ना कर दे उनसे। उनके बाली बच्चों का झोला कौन उठाता है? वो बलिया का सिपाही भी हो सकता है और आईटीबीपी की जवान भी हो सकता है। नेता तो इतने तुनुक मिजाज है, एक नेता हमसे बोले हमको वह फलाने रंग वाले भेज दिए, हमको वैसे काले वाले मिलने चाहिए थे सिक्योरिटी में। बताइए, ये भी तो नहीं पता कि आपकी जान कितनी कीमती है कि नहीं है, लेकिन फिर भी 10-10, 20-20, 50-50 सिक्योरिटी वाले लगे हैं। तो उनके लिए हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। और एक बात कहूं, शुरुआती दौर को याद करिए, जिनके मन में करुणा नहीं वो कोई काम अच्छा नहीं कर सकते। जान लीजिए, करुणा पहली शर्त है। ये बात सबको पता थी कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से कोरोना नहीं आया ओपी सिंह जी, ये जहाज से आया था, एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट खाली थे, बंदर तक नहीं घूम रहे थे वहां, ऐसी स्थिति। लेकिन सीआईएसएफ तो थी, ताला लगा के तो नहीं भाग गए ना। उनको डर नहीं था कि कार्गो का ऑपरेशन तो चल रहा है ना, हमको भी मार सकता है कोरोना। लेकिन वो खड़े थे। क्या हमारी कृतज्ञता का भाव नहीं बनता उनके लिए? और इस विवाद में हमको नहीं पड़ना कि 20 में से 19 चीजें पूरी हो गई, कोई कह रहा 20 हो गई, कोई कह रहा 18 हो गई, इसकी बात नहीं। मैं तो कहता हूं हम उन ऐसे लोगों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परिस्थितियां क्यों नहीं निर्मित करें? जिस मां का बेटा शहीद हो जाए, उस मां का आंसू गिरे तो सत्ता की हथेली वहां होनी चाहिए। क्या नहीं कर सकते हम? बाकी सब चीजों में प्रक्रियाएं चलें, लेकिन इनके लिए तो कुछ रखिए। और दृश्य याद करिए, बाबा विश्वनाथ का कपाट बंद हो गया, वैष्णो देवी का कपाट बंद हो गया, गरीब नवाज का कपाट बंद हो गया, जामा मस्जिद बंद हो गई, स्वर्ण मंदिर बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन जो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी था, वो झाड़ू लेके देश को बुहार रहा था।
बुहार रहा था कि नहीं बुहार रहा था, बताइए। जब पुजारी भी डर गए, संत भी डर गए, महंत भी डर गए, काजी भी डर गए, पादरी भी डर गए, ग्रंथी भी डर गए, खौफ का ऐसा तांडव। तो कपड़े का सादा मुंह पे लगाए एक मास्क हल्का सा, महिला, छोटी बात है क्या? छोटी बात है, कोई दूसरा कर सकता था। और मैं यहां, माफ करिए, मैं यहां आईएएस लोगों की पैरवी में नहीं आया, आईपीएस लोगों की, कि उनकी पेंशन पे नहीं, वो अच्छे लोग हैं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी चिंता वो परिवार है जो छोटी तनख्वाह के लोग हैं। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या बचा लेंगे? कितने लोग हैं जो शेयर बाजार और ये दंड फंद जानते हैं, लंद फंद भारत में? मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख हमारे यहां उत्तर प्रदेश में ओपी भाई अकेले पुलिस के जवान हैं। उनके घरों की स्थिति क्या होगी? और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, जब सरकारी कर्मचारियों की या इस ढंग की चीज, सुरक्षा बलों की बात करो तो वो लोग एक भाव बनाने की कोशिश करते हैं, अरे ये लोग तो खूब कमा लेते हैं। ये तर्क ठीक नहीं, ये भौरी बात है, ये अभद्र बात है। जो दंड फंद कर लेते हैं उनको शासन पकड़े, लेकिन उसकी आड़ में सबको खारिज कैसे कर किया जा सकता है? मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा जिसमें सरकारी टीचर पढ़ाते थे, मैं आज तक उनके प्रति कृतज्ञ हूं। कैसे खारिज कर देंगे सबको? मैं आज तक उस डाकिये के लिए कृतज्ञ हूं, ओंकार जी, जो आंधी पानी तूफान में साइकिल लेके चलता था, चिट्ठी बांटता था, मनी ऑर्डर रख देता था। ये देश क्या केवल हम लोगों ने बना दिया, पत्रकारों नेताओं ने? नहीं, उन सबकी कुर्बानी शामिल है इसमें। उस कुर्बानी का सम्मान होना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए था पुरानी पेंशन। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई ठीक है, ओंकार जी ने आज अच्छी बात कही कि सारे शासकों से गलतियां होती हैं, ये थंब रूल है, मान लीजिए। इतिहास में कोई शासक ऐसा नहीं जिसका जीवन काल गलती विहीन हो। भारत को मानना चाहिए कि पुरानी पेंशन समाप्ति का जो फैसला था ये गलत था, और इसको गलत मानने से अटल बिहारी वाजपेयी छोटे नहीं हो जाएंगे। आपने एक धारणा बनाई, नहीं चली, बात खत्म। और आखिरी में एक लाइन कहकर खत्म करूंगा, लोकतंत्र का मतलब क्या, शासन का। लोगों को अगर चीज नहीं पसंद, हमको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं पसंद आते हैं, तो हम उनको बदल देते हैं कि नहीं ओंकार जी, ओपी सिंह जी, बदल देते हैं ना। हम सरकारें ही पलट देते हैं, एक्स की जगह वाई कर देते हैं ना। इंदिरा जी पसंद थी तो पसंद थी, नहीं आई जिस दिन पसंद उस दिन मुरारजी को बैठा दिया। तो ये ओपीएस एमपीएस का लफड़ा क्या ज्यादा बड़ी चीज है क्या? जनता की इच्छा से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। और मैंने कृषि कानून, जो सारे मेरे मित्र हैं उस समय भी मेरे साथ बैठते थे जब ये कृषि कानून का आंदोलन चल रहा था, तब भी मैंने वही निवेदन किया था। आप कहते हैं कानून अच्छे हैं, ठीक है भाई साहब, लेकिन जिनके लिए है अगर उनको पसंद नहीं तो हटाओ। और अंत में वही हुआ। ये लोकतंत्र का मूल सत्व है, ये नहीं होगा तो लोकतंत्र की बेल सूख जाएगी। अड़ना किस बात का? अगर जनता को समझ नहीं आ रहा, जिसके लिए है सम्मान पूर्वक वापस ले लीजिए, सिर झुकाकर पुरानी व्यवस्था देश को वापस करिए। और नहीं तो बताइए कि 60% हमारे साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं नई व्यवस्था में ये अच्छे हैं। एक आदमी नहीं मिला, इसलिए मत अड़िए, इसको वापस होना चाहिए। ओपी सिंह जी ने एक खिड़की खोली है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और 24 छोड़िए, 24 दूर है, सुबह से शीघ्रम, कल संभव हो कल घोषणा करिए। नवरात्र पितृपक्ष में नहीं कर सकते, नवरात्र में करिए। दिवाली मनाए लाखों लाख कर्मचारी और उनके परिवार। सारे लोग प्रमुख सचिव, अवर सचिव, विशेष सचिव, डायरेक्टर होकर थोड़े रिटायर होते भैया, नहीं, छोटे लोग। और इस बात से मैं सहमत हूं जो बात मोहम्मद तकी कह रहे थे। आज का जो सामाजिक परिवेश है ओपी सिंह जी, हम आप दोनों जानते हैं, पहले जैसा नहीं है क्या, कि जहां बुजुर्ग होने के नाते आपकी का सम्मान है, अब वो धारणा नहीं है समाज में। और आपके पास पैसा भी नहीं है, तब तो समझ लो आपका सम्मान ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। उपेक्षा, उल्हाना, अपमान झेलेंगे आप। ये हमारी जिम्मेदारी है देश की, कि जिन्होंने देश के लिए सेवा की है इतने वर्षों तक, हम उनको जीवन के चौथे पन में, चौथे चरण में सम्मान पूर्वक जीवन जीने की सुविधा उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।